हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जेल की रोटी खाने पर बेटे को आई माता पिता की याद। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई दिनों से सुन रहे हैं कि हमें अब जेल से रिहा किया जाएगा। रोज नई नई खबरें आती, एक बार टूटी आस फिर जागने लगती। रात कल के सपने बनने में बीत जाती है, फिर अगले दिन के सपनों के लिए मन यादों में भटकने लगता है। हम 5 दोस्त बांगर मऊ से अहमदाबाद जा रहे थे। शैलेंद्र कई बार वहां जा चुका था। उसी ने बताया कि वहां बहुत काम है। यहाँ तो कानपुर और लखनऊ में कोई काम नहीं मिल पा रहा था। शैलेंद्र अहमदाबाद के किस्से सुनाया करता था। वहाँ नई नई कंपनियां खुल रही थी, लोग हजारों रुपए कमा रहे थे। हम 5 दोस्त भी शैलेंद्र के साथ जाने को तैयार हो गए। वह जानकार था, कई सालों से वहीं पर काम कर रहा था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी, परिवार भी खुश था। अहमदाबाद पहुंचकर शैलेंद्र ने हमें तेल की एक फैक्ट्री के ठेकेदार से मिलवाया। हमें दूसरे दिन से ही काम पर रख लिया गया। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मुश्किल भरा काम होता था। बड़ी बड़ी मशीनें लगती थी, बड़ा काम था। हम 5 ने वहीं फैक्ट्री के पास ही एक झोपड़ी बना ली थी, साथ ही बनाते खाते थे। कभी कभी हम समुद्र की ओर भी निकल जाते थे, तैरती हुई नाव को देखते। नाविक समुद्र में बड़ा सा जाल डालते थे, मछलियां पकड़ते और नाव भर भर कर मछलियां लेकर जाते। कभी कभी उन नाविकों से बातें भी होती थी। 3 महीने बाद ठेकेदार ने हमारी 1 महीने की छुट्टी कर दी कि कहीं हम परमानेंट ना हो जाएं। अब हमारे पास कमाने खाने का कोई साधन ना था। रोज ही दूसरी फैक्ट्रिया के भी चक्कर लगाते, पर कुछ काम नहीं बन पा रहा था। शैलेंद्र के फोन पर खबर आई कि मेरे बड़े भैया की शादी है, माँ ने बुलाया है। शैलेंद्र से कुछ पैसे उधार लेकर हम 4 ने घर जाने का प्रोग्राम बनाया, पर पैसे की कमी के चलते घर वालों के लिए कुछ नहीं ले जा पाए। बाबूराम, सुधीर, श्यामू और मैं 4 ने 8 दिन का प्रोग्राम बनाया। शादी की गहमा गहमी में भी मैं खोया खोया सा रहता था। माँ ने मेरी शादी के लिए भी भाभी की बहन को चुन लिया था। मैंने उन्हें तकरीबन 6 महीने बाद ही आने का वादा किया। अहमदाबाद में शाम को समुद्र के किनारे घूमते हुए हमें भुदई ठेकेदार मिल गया। वह हमसे बात करने पर बोला कि वह नाव देता है और मछली पकड़कर लाने पर हाथों हाथ पैसा भी देता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे हम 4 वहां पहुंच गए। नाव व जाल भुदई ठेकेदार से मिल गए। हम 4 शाम ढले वापस आए। भुदई ठेकेदार की और नाव के साथ गए थे। खूब सारी मछलियां मिल गई थी। अब हम रोज जाने लगे थे। एक दिन हम और ज्यादा मछलियों के लालच में सब नाव से आगे निकल गए। तेज हवा चल रही थी, अंधेरा भी बढ़ रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा तो बाकी नावें काफी पीछे रह गई थी। हमारी नाव नहीं संभल रही थी। हमने तय किया और नाव किनारे लगा दी। सोचा सवेरे सवेरे वापस हो लेंगे और नाव में ही सो गए। रात को पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। पिताजी कितना समझाते थे कि सवेरे उनके साथ खेतों पर जाऊं और स्कूल भी जाऊं, पर मुझे तो श्यामों के साथ खेतों में बनी मेड़ों को पैरों से तोड़ने में बड़ा मजा आता था। फिर आम के पेड़ से पत्थर मार मार कर आम तोड़ना और माली को परेशान करने में बहुत मजा आता था। कुम्हार के घर के सामने के मैदान में गुल्ली डंडा खेलने में अच्छा लगता। कुम्हार काका खूब चिल्लाते, पर हम उनकी पकड़ से दूर भागते। रात गए घर पहुंचते। आज पिताजी की बातें याद आ रही थी। घूमकर देखा तो तीनों सो रहे थे। मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। अंगोछे से सिर मुंह ढांक लिया, आंखें कसकर बंद कर ली,
पता नहीं कब आंख लगी। सवेरे पंछियों की आवाज सुनकर आंख खुली तो देखा कि रेत के ऊपर बहुत से लोग पड़े थे। पास ही श्यामू, बाबूराम और सुधीर भी थे। ना नाव ना जाल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हरी वर्दी पहने हुए सिपाही सबको हड़का रहे थे और एक और चलने को कह रहे थे। बहुत सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। प्यास से गला सूख रहा था, जरा भी जगह हिलने भर को नहीं। मैं धीरे धीरे खिसक कर श्यामू व बाबू राम के पास पहुंचा। फिर देखा तो सुधीर बिल्कुल दरवाजे के पास था। श्यामू ने बताया कि हमें बंदी बनाकर ये लोग पाकिस्तान ले आए हैं। अब तो बहुत घबराहट हो रही थी। शाम को कुछ लोगों को एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया। अब तकरीबन 17 से 18 लोग होंगे वहाँ। फिर उन्होंने पूछताछ शुरू की, नाम वगैरह पूछने लगे। उन्हें शक था कि हम हिंदुस्तानी लोग जासूसी करने आए थे और कुछ बता नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ दूसरे लोग आए और वह अपने ही तरीके से पूछताछ करने लगे। उन लोगों के जाने के बाद हम लोग दीवार का सहारा लेकर आड़े तिरछे से लेट गए। सवेरे हमें एक और मोटे से आदमी के सामने ले जाया गया। एकाएक फिर वही पूछताछ कर सिलसिला मार पीट व जुल्म ढहाने का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। जब वह मारपीट करके थक गया तो हम तीनों को एक कमरे में, जो जेल का बैरक था, छोड़ दिया गया। आते कुलबुला रही थी। माँ पिताजी सब बहुत याद आ रहे थे। इतने में एक सिपाही खाने की थालियां सलाखों के नीचे से खिसकाते हुए जोर से चिल्लाया। एक गंदी सी गाली उसके मुंह से निकली और उसने नफरत से वहीं जमीन पर थूक दिया। हम लोगों को पता चला कि हमारे साथ साथ 27 मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना ने जंगहो बंदरगाह से मछुआरों की नौकाओं समेत पकड़ लिया है। सभी मछुआरों को कराची के मलोर लागी जेल में रखा गया था। हमारे साथ जो चौथा आदमी था, ननकू, वह मोहम्मदपुर का वसिंदा था। गांव में 2 बेटियां व पत्नी है। उसके बिना पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। कुछ दिनों बाद हम लोगों को जेल में काम मिलने लगा। हमें मोती मिलते थे जिससे हम तरह तरह की मालाएं बनाते थे। रोज के 50 रुपए मिलते थे। जेल में टेलीविजन लगा था। सरहद के हाल देखकर आस टूटने लगती थी। ननकू काका तो कुछ बोलते ही नहीं थे। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। जो रोज खाना देने आते थे, उनका नाम अजहर मियाँ था। उनसे पता चला कि दोनों सरकारों के बीच बात चल रही है। कुछ कुछ लोगों के समूह छोड़े जा रहे हैं। जल्दी ही हमारा भी नंबर आएगा। वहाँ रहते हुए साल भर से ऊपर का समय हो गया था। इसी बैरक में रहते हुए होली दिवाली भी निकल गई थी। जब अजहर मियाँ खाना देने आते तो उनके मुंह पर निगाहें टिक जाती। पानी में अपनी सूरत देखकर ही हम डर जाते थे। ननकू काका दीवार पर रोज ही एक लकीर बना देते, फिर गिनते, बार बार गिनते और सिर झुकाकर बैठ जाते। आज अजहर मियाँ ने बताया कि कल कुछ और लोगों को छोड़ा जाएगा। हम चारों को उम्मीद सी बंधने लगी। एक दूसरे की गलबहियां डालने लगे। अजहर मियाँ से कहा कि देखकर बताएं हमारा नाम है कि नहीं। दूसरे दिन पता चला कि हम चारों को भी 220 मछुआरों के साथ छोड़ा जाएगा। हम वहां से निकलकर उनके पास पहुंचे तो धक्का मुक्की हो रही थी कि लाइन में आगे पहुंच जाए, पीछे वाला कहीं रह न जाए। सोमवार देर शाम अटारी बॉर्डर से अमृतसर लाया गया। जेल से बाहर आने पर लगा मानो जान ही नहीं थी। अभी अभी सांस ली है। अपने आप को छूकर देख रहे थे। एक दूसरे को चिकोटी काटी कि कहीं यह सपना तो नहीं है। अब तो आंखों ने नए सपने देखने शुरू किए हैं। हमें पाकिस्तानी जेल से निकलने पर हमारा मेहनताना 3 से 3,000 रुपए व कपड़े मिले थे।
वहाँ पर एक एक पल भी एक एक साल के बराबर बीता है। 14 महीने अपने वतन से बाहर रहे, पर अब कुछ घंटे रहना भी दूर भर लग रहा है। श्यामू ने पीसीओ वालों से अपनी माँ को फोन लगाया कि हम अमृतसर पहुँच गए हैं, जल्द ही गांव पहुँचेंगे। बाबूराम, सुधीर व मैं साथ ही है। पड़ोस के गांव के ननकू काका भी थे। श्यामू फपक फपक कर रो पड़ा। कितने समय बाद माँ की आवाज सुनी थी। दिव्यांग पिता बर्दी प्रसाद का चेहरा भी आंखों से नहीं हटा पा रहे थे। हम लोग कितनी देर पैदल चलते रहे, फिर बस मिल गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज खेतों में फूली सरसों भी पीली नहीं लग रही थी। ठंडी हवा गर्म लू सी लग रही थी। बस एक जगह ढाबे पर रुकी तो हमने कुछ खाकर चाय पीने की सोची, पर हमसे कुछ खाया नहीं गया। बस फिर चल पड़ी। घर आकर पता चला कि हमारे आने की खबर सुनकर गांव वाले भी आ गए हैं। किसी के घर लड्डू तो किसी के घर में हमारी पसंद की लौकी की बर्फी बनाई गई। मेरी माँ ने मेरी पसंद की सब्जी, रोटी व खीर बनाई थी, पर मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। बस माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा रहा और अपने आप को यकीन दिला रहा था कि मैं माँ के पास हूँ। माँ, मैं अब कभी तुझे दुख नहीं दूंगा। यहीं गांव में परिवार के साथ रहूंगा। जो कुम्हार बचपन में लाठी लेकर हड़काता था, उसकी भी आंखें आंसुओं से भरी थी। राधा मौसी, राम प्यारी काकी व उनकी बकरियां सभी थी। मैं यादों में ही उन सबको कितना ढूंढा करता था। हम सब देर रात तक बैठे बातें करते रहे। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ हमें सताया नहीं जाता था। अपनी बनाई मालाएं दिखाई, पर सरकार से नाराजगी थी कि उनको हमारी गैरहाजिरी में घर में 4,500 रुपये हर महीने देने थे, जो उन्होंने नहीं दिए। अगले ही दिन तमाम अखबार वाले व ग्राम पंचायत वाले हमारे आने पर हमसे पूछने लगे कि वहाँ हमारे साथ कैसा सुलूक किया गया था। मेरे तो होठ ही नहीं हिल रहे थे। श्यामू व बाबूराम ने कुछ कुछ बताया। अगले दिन अखबार में सब छपा। सरकार में भी बात पहुंची। वहां से खबर आई कि निरीक्षण के लिए सरकारी अधिकारी आएंगे। फिर पूछताछ का सिलसिला हुआ और जल्दी ही हमें हमारा हक मिल गया। हम तीनों को नौकरी भी मिल गई। नई नई स्कीमों के तरह हमें घर के लिए लोन भी मिला।